Hello friends, this is Vikas Sharma in front of you. Today we will discuss about physical geography and physical geography of India. How we can study about geography of India. तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि भारत को किस प्रकार पढ़ सकते हैं, भारत की जो भौगोलिक विभाजन है भारत का, उसको किस प्रकार समझ सकते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, भौगोलिक आधार पर भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र, उसके बाद उसके नीचे आता है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उसके बाद नीचे का जो क्षेत्र है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, फिर तटीय मैदान, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और इसके बाद आता है जो है द्वीपीय भारत। तो आइए हम देखते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, भौगोलिक विभाजन, तो भारत को मुख्यतः 5 प्रकार से बांटकर हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हिमालय, यानी कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला है ना। नंबर 2 पर आता है उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 तटवर्ती मैदान, तटीय क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र लिख देते हैं अपन, तटवर्ती क्षेत्र। इसमें पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान, ये चीज़ें आ जाएंगी। जो पांचवा है, पांचवा यहाँ पर लिख देता हूँ, द्वीपीय भारत। द्वीपीय भारत। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला। देखिए उत्तर की विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उत्तर की विशाल पर्वतमाला के अंदर भी 2 भाग हैं। इसका है ट्रांस हिमालय एंड हिमालय। ट्रांस हिमालय और हिमालय उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत 2 भाग हैं। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को 2 भागों के अंतर्गत बांटकर हम पढ़ सकते हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जिसका निर्माण हिमालय से कई 100 वर्ष पहले हो चुका था, और जो वर्तमान हम देखते हैं या हमारे जो काम का है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय यानी कि इसका निर्माण हिमालय से काफ़ी पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां पढ़ी जाती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कस श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ये 4 श्रेणियां पढ़ते हैं इसके अंतर्गत हम। काराकोरम, काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख। ये इसी क्रम में है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ये 4 श्रेणी हैं जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इनमें से जो ऊपर की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये भारत एंड तिब्बत,
तिब्बत, जो कि अब स्वतंत्र राष्ट्र तो रहा नहीं है, चीन के अंतर्गत ही आता है। तो भारत और तिब्बत 3 श्रेणियां हैं। जो चौथी श्रेणी है कैलाश, कैलाश श्रेणी केवल तिब्बत में ही आती है, ये भारत में नहीं आती है, तो ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो निम्न में से कौन सी श्रेणी भारत में नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें केवल कैलाश नहीं है भारत में, बाकी ये 3 श्रेणियां हैं, वो चीन और भारत दोनों में आती हैं। चीन यानी कि तिब्बत वाला जो भाग है उसमें। तो ये जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसी क्रम में श्रेणियां हैं। जैसे कि ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर है काराकोरम, लद्दाख दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर जास्कर और चौथे नंबर पर कैलाश। चूँकि कैलाश भारत में नहीं है तो कैलाश को तिब्बत में ही बनाते हैं, यानी कि ये रही कैलाश। तो समझिए, ये जो 3 श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियां भारत और तिब्बत में आती हैं, जबकि कैलाश है वो केवल तिब्बत में ही आती है। तो इस तरह से हमने देखा ट्रांस हिमालय, एक चोटी है केटू। केटू चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत क्या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, भारत की तो प्रथम है। और काराकोरम श्रेणी की सर्वप्रथम चोटी है केटू, और जिसकी हाइट आई थिंक 8611 मीटर है ना, मेरे ख्याल से इतनी है, मैं सही याद कर पा रहा हूँ। तो 8611 मीटर केटू की हाइट है। केटू काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी होने के कारण ये ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इससे पहले केवल माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। तो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो उसका आंसर है केटू, जो कि काराकोरम श्रेणी में आती है। और काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, इसीलिए ये चोटी भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही पड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिमालय की। तो देखिए, मैं मिटा दूं इन सबको, अलग अलग देख लेते हैं। हमने देखा उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत हिमालय और ट्रांस हिमालय में बांटी गई थी। तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय। हिमालय के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हिमालय का विस्तार, यानी कि हिमालय कहाँ पर है, हिमालय की लोकेशन क्या है। तो हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। इसका निर्माण हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण कोवर का भूसन्नति सिद्धांत है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, 2 सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आज हम थोड़ा खाका बना रहे हैं इन सारी चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, बाकी डिटेल में अगली नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो हिमालय का विस्तार, तो हिमालय का विस्तार देखिए, जम्मू एंड कश्मीर है ना, चूँकि अब तो ये JNK और लद्दाख 2 UT बन चुके हैं। इसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके बाद उत्तराखंड, हिमालय, यानी कि पहले हिमाचल आता है। तो हिमाचल अपन उसी क्रम में लिखेंगे। हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड यानी कि UK, उसके बाद नेपाल,
नेपाल, भूटान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, यूके, नेपाल, भूटान। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। इसके बाद हिमालय के दक्षिणावर्ती मोड़ हैं जो पाकिस्तान में पड़ते हैं, अफगानिस्तान में पड़ते हैं, यानी कि पश्चिम में है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जो पूर्व में दक्षिणावर्ती मोड़ हैं हिमालय के वो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और उसके बाद उससे लगा हुआ म्यांमार का क्षेत्र है, उसमें हिमालय के दक्षिणावर्ती मोड़ आते हैं, यानी कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इन सारे क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। इसके बाद हिमालय के जो दक्षिणावर्ती मोड़ हैं वो म्यांमार में आते हैं और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते हैं। जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, जैसे कि ये भारत है, ये इसका नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद ये म्यांमार, उसके बाद ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है वो भी एक्चुअली हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का ये भाग है, हिमालय के दक्षिणावर्ती मोड़ों का भाग है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि अंडमान निकोबार है वो किसका भाग है, तो हिमालय के दक्षिणावर्ती मोड़ों का ये भाग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। हिमालय के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, यूके, नेपाल, भूटान, ये इनमें हिमालय का विस्तार है। हिमालय का क्षेत्रफल, यानी कि हिमालय के क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी कि एरिया, इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख किलोमीटर, यानी कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही लिखा जाता है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी जो लंबाई है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ये हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से कुछ हिमालय फैला हुआ है। ये इसके दक्षिणावर्ती मोड़ हैं, इधर ये इसके दक्षिणावर्ती मोड़ हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, ये म्यांमार में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला भाग है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये बांग्लादेश हो गया अपना। तो ये वाले दक्षिणावर्ती मोड़ हैं, इधर आ जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हिमालय की वो है 2500 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ, यानी कि लंबाई। तो हिमालय की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल देखा 5 लाख वर्ग किलोमीटर। विस्तार हम देख ही चुके हैं। तो ये ठीक इतना हो गया हिमालय के बारे में। अब हिमालय की कुछ चोटियां हैं, तो चोटियों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सबका ऊपर से खाका तैयार कर रहे हैं, सबका फॉर्मेट बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में जैसे हमने ऊपर से देखा, उसके भी अंदर नहीं गए थे, उसके अंदर भी नहीं जाएंगे अभी। तो बाकी इसमें चोटियाँ हैं, धौलागिरी, मकालू, मसालू, अन्नामलाई, अन्नपूर्णा, है ना, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। तो ये सारी चोटियाँ हैं, इनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इसकी पूर्वी चोटी एक देख लेते हैं। पूर्वी चोटी है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की पूर्वी चोटी है, नामचा बरवा, जो आती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी एक पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। तो ये 2 चोटियां अभी नाम रखना है, बाकी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हिमालय का जो एक और चीज, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है,
हिमालय एक्चुअली ऐसा गया है, हिमालय का पश्चिमी भाग है वहाँ उसकी चौड़ाई अधिक है, यानी कि उसकी ब्रेड्थ अधिक है। हिमालय पूर्वी भाग में सकरा होता गया है ना, तो चौड़ाई यानी कि पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है औसत रूप से। यहाँ पर चौड़ाई कम है, सकरा ज़्यादा है, इधर चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई इधर ज़्यादा है, ऊंचाई इधर कम है। जैसे कि हम ऊंचे ऊंचे पर्वत देखते हैं, माउंट एवरेस्ट भी लगभग पूर्वी भाग में ही अधिक पड़ता है, और यहाँ पर कंचनजंगा है जिसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी आई थिंक 85-86 किलोमीटर है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो है ही पहली ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, ये भी काफ़ी ऊंचाई है। तो औसत रूप से ऊंचाई की बात की जाए तो पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है पश्चिमी भाग की तुलना में, और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्वी भाग अधिक सकरा है, पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, ठीक है। इसकी आकृति की बात की जाए तो आकृति तो आपको दिख ही रही होगी कैसी है, धनुष की तरह है ना, तो धनुषाकार या चापाकार। तो इसकी आकृति लिख लेते हैं अपन, ये भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आए कि हिमालय की आकृति किस प्रकार की है, तो आकृति है इसकी धनुषाकार, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने हिमालय के बारे में देखी। सबसे पहले इसका विस्तार देखा, तो विस्तार इसका पड़ता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद दक्षिणावर्ती मोड़ में म्यांमार और नीचे का जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार आता है, उसके बाद दक्षिणावर्ती मोड़ में इधर पश्चिम इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। तो इसके बाद इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर का है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, जो दूसरा वर्गीकरण हमने देखा था, भारत का दूसरा वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण था उत्तर की विशाल पर्वतमाला और दूसरे नंबर का है उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसमें भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, प्रादेशिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, उच्चावच के आधार पर विस्तार क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान में। तो अब हमारी हेडिंग रहेगी उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान। तो सबसे पहले हम इसको मैप में देख लें एक बार, जो उत्तर का विशाल मैदान है, तो ये अपना प्यारा भारत, ऐसा नहीं है कि ठीक। तो उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर का विशाल मैदान है, उसका सबसे पहले अपन विस्तार देखते हैं। विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इतना बड़ा क्यों बना लिया, चलो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम में ये वाला क्षेत्र यानी कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, तो ये वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम उत्तर का विशाल मैदान।
उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो इसका विस्तार देख लिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, इसी के अंतर्गत। अच्छा ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे कि हमने उसमें देखा था, हिमालय में देखा था। देखिए, तो ये सारे की पॉइंट्स होते हैं, अपन को डिटेल में नहीं लिखना होता है। तो क्या इसका क्षेत्रफल है, क्या विस्तार है, क्या इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, इसकी क्या विशेषता है, कृषि योग्य है कि नहीं है, जलवायु कैसी है, इसकी स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इनको बस छोटे छोटे पॉइंट में लिख देंगे तो हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम 100 वर्ड लिख सकते हैं हिमालय के ऊपर, 100 वर्ड लिख सकते हैं उत्तर के विशाल मैदान के ऊपर। जैसे कि हमने नंबर 1 पर देखा, विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब पॉइंट बनाने हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं लिखना है। उसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में इसका लगभग आई थिंक 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बाद इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें असम का मैदान भी आता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है ना यहाँ से, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ से गंगा नदी आती है, ये भी इधर गिरती है। तो यहाँ तक पूरा ये मैदान गंगा का मैदान ही माना जाता है, उत्तर का विशाल मैदान ही माना जाता है। तो इसका जो लंबाई है, यानी कि यहाँ से पश्चिम से या पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, तो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर। क्षेत्रफल हो गया। अब देखो, उत्तर का विशाल मैदान, नाम में ही लगा है मैदान। अगर मैदान होगा तो यहाँ पर कृषि अच्छी होगी, जलवायु यहाँ की अच्छी होगी, बारिश भी ठीक ठाक होगी, है ना, नदियाँ हैं तो जरूर मृदा आएंगी, अवसाद इकट्ठा करके लाते, इसीलिए कृषि अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ होगी, जलोढ़ होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी। ठीक है, कृषि ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जनघनत्व भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनका जनघनत्व भी बहुत अधिक है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक निवास करती है। भारत की लगभग कितना कहें 20% जनसंख्या इन 3-4 राज्यों में निवास कर लेती है आई थिंक, है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के कई देशों से अधिक जनसंख्या है। अमेरिका जो काफ़ी बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के जितना ही है। तो उत्तर प्रदेश एक छोटा मोटा राज्य नहीं है, बल्कि इसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से भी अधिक है। इस जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है तो यहाँ पर बहुत सारी जलोढ़ मृदा इकट्ठी हो जाती है हर वर्ष, और जलोढ़ मृदा के इकट्ठे होने से यहाँ पर कृषि अधिक होती है, क्योंकि ये मृदा उपजाऊ होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल से भी जो मगध साम्राज्य था वो भी यहीं डेवलप हुआ था। मगध के यानी कि मोस्ट ऑफ द जो थे जनपद थे, अवंती तो शायद इधर था, मध्य प्रदेश में था, अंग, वैशाली, कौशाम्बी, ठीक है, मगध तो सबसे शक्तिशाली था। तो ये सारे जनपद भी इसी क्षेत्र में विकसित हुए। तो कारण ही इसका ये था कि यहाँ पर बढ़िया पानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, उपजाऊ मृदा थी, स्वास्थ्यवर्धक थी, जलवायु थी, सब कुछ था। तो लोग क्यों नहीं होंगे, लोग भी उसी जगह पे होंगे। लोग राजस्थान में थोड़े ही ना होंगे जहाँ पर मरुभूमि हो, रेगिस्तान हो, पानी नहीं मिलता हो, तो उस जगह पर लोग थोड़े ही ना होंगे। लोग तो उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो यही कारण है इसका। ठीक है, इसके बाद हम इसका विभाजन देख लेते हैं। तो अच्छा, एक पॉइंट और लिखना चाहिए, अधिक जनघनत्व, अधिक जनघनत्व, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, जलोढ़ मृदा, उपजाऊ कृषि, उपजाऊ भूमि, ये उस इंक्लूड है। वो तो जलोढ़ मृदा होगी तो उपजाऊ भूमि भी होगी, उपजाऊ भूमि, कृषि के अनुकूल, कृषि के अनुकूल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बन गए। अब हम इसका विभाजन देख लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो
इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर दूं, इसे भी कर देता हूं। दोबारा बनाएंगे मैप अच्छा सा, अच्छा नहीं बना था इस बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका विभाजन। तो देखो इसका दो आधार पर विभाजन किया गया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन, तो इसका विभाजन दो आधारों पर किया गया। एक तो इसका क्षेत्र के आधार पर किया गया यानी कि प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन, और दूसरा किया गया है इसका विभाजन उच्चावच के आधार पर यानी कि एल्टीट्यूड के आधार पर, यानी कि ऊंचाई के आधार पर। तो देखिए प्रादेशिक आधार पर नंबर 1, प्रादेशिक आधार, नंबर 2 ऊंचाई यानी कि उच्चावच, है ना। तो उच्चावच के आधार पर तो किया गया है। तो यानी कि जो हिमालय है, हिमालय यहां तक हो गया अपना, जो हिमालय है वो भी 3 भाग में विभाजित है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो सबसे नीचा वाला हिमालय है वो शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के नीचे से जो भाग शुरू होता है वो होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि ये पूरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ तक हिमालय हो गया। अब हिमालय से जस्ट नीचे यानी कि ऐसे लो अपन, ये बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय यानी कि निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊंची चोटियां हैं जो भी हैं, धौलागिरी, मसालू, मकालू, अन्नपूर्णा, है ना, माउंट एवरेस्ट, नामचा, बरवा, वो सारी आती हैं बृहद हिमालय में, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद जो शिवालिक हिमालय है उसमें सारी चोटियां निम्न चोटियां आती हैं। तो शिवालिक हिमालय के बाद से शुरू होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और उत्तर भारत के विशाल मैदान के जो पहला भाग है उच्चावच के आधार पर वो है भाबर, भाबर, दूसरे नंबर पर है तराई, तीसरे नंबर पर बांगर, चौथे नंबर पर है खादर। यानी कि जो ए वाला भाग है उसको बोलेंगे हम, यानी कि शिवालिक हिमालय पे जस्ट लगा हुआ भाग है उसको बोलते हैं भाबर, भाबर। जो दूसरे नंबर पर आता है ऊंचाई के हिसाब से है तो सबसे पहले ऊंचाई के क्रम में ही आएंगे, सबसे ऊंचा वाला भाग होता है भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। अगर क्वेश्चन आए कि ऊंचाई के हिसाब से इनका क्रम लगाना है तो अपन लगा सकते हैं, क्योंकि भाबर वाला जो भाग है वो शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे आ रहा है, और शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे आ रहा है तो इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तराई है, उसके बाद बांगर है, उसके बाद खादर है। सबसे नीचे वाला भाग पूछा जाए तो बता सकते हैं खादर है। तो भाबर है, भाबर में क्या होता है, इसमें चट्टानें खूब होती हैं, क्योंकि शिवालिक हिमालय अभी चोटियां खत्म ही हुई हैं कि भाबर शुरू हो गया, भाबर शुरू हो गया तो इसमें चट्टानी भाग रहता है काफ़ी, एफी चट्टानें काफ़ी मिलती हैं। तो जो नदियां होती हैं हिमालय से, नदियां जो निकलती हैं वो इसमें विलुप्त हो जाती हैं, इसके अंदर ही अंदर बहती हैं, चट्टानों के अंदर बहती हैं हिमालय से निकली हुई नदियां। तो इस भाबर वाले क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता है कि नदियां विलुप्त हो गई हैं, नदियां लुप्त हो गई, नदियां गायब हो गई हैं, नदियां अदृश्य हो गई हैं, नदियां दिखाई नहीं देती हैं इस क्षेत्र में। लेकिन इसके बाद ये आता है तराई वाला क्षेत्र, जैसे ही ये चट्टानों वाला भाग खत्म हुआ तो नदियां इधर आ जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है, नदियों का आकार बढ़ जाता है, नदियों का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि इधर ऊंचाई थी तो एकदम नदियां गिरेंगी। लेकिन जैसे ही ये तराई वाले क्षेत्र में आई, इसकी जो फ्लो है वो कम हो गया,
क्योंकि इसकी डायरेक्शन ज़्यादा हो गई, ये पंखनुमा आकृति बन जाती है ऐसी ऐसी, तो इसको बोलते हैं अपन जलोढ़ पंख बोल देते हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, है ना। ये वाला क्षेत्र है तो इसमें क्या है कि नदियां पुनः दृश्य हो जाती हैं, पुनः दिखने लगती हैं, पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। इस जो भाबर वाले क्षेत्र में नदियां अदृश्य हुई थी, इस वाले क्षेत्र में पुनः से वो अपने रूप में आ जाती हैं, उसी प्रकार आ जाती हैं जिस प्रकार वो पहले थी। तो इस वाले क्षेत्र में दलदली क्षेत्र रहता है, ये चूंकि यहाँ पर पानी भरा रहता है तो इस क्षेत्र को दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल नहीं है, दलदली क्षेत्र होगा तो यहाँ पर कैसे निवास करेंगे, कैसे रेसिडेंशियल एरिया होगा, कैसे यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र होगा, यहाँ पर भूमि भी नहीं कर सकती है, मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है। और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है क्योंकि ये चट्टानी भाग है, इसमें कैसे कृषि हो पाएगी, जलोढ़ इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि नदी तो एकदम गिर रही है, चट्टानी भाग में से नदी निकल रही है, अदृश्य है, तो इस वाले क्षेत्र में कृषि योग्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिखना चाहो तो कृषि योग्य, कृषि नहीं, निवास बिल्कुल नहीं, तराई क्षेत्र में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, यहाँ भी कृषि नॉट अलाउड, निवास नहीं होता है, बल्कि मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर दलदल टाइप की भूमि मिल जाती है, तो स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है, कृषि योग्य भी नहीं है, निवास योग्य भी नहीं है। तीसरे नंबर का जो क्षेत्र आता है, चलो दो की बात हो गई, बांगर। बांगर होता है इसके नीचे वाला भाग, यानी कि तराई के नीचे वाला भाग। यहाँ पर नदी का फ्लो शांत हो जाता है, नदी बिल्कुल धीमी हो जाती है, नदी की वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, नदी धीमे धीमे फ्लो करती है क्योंकि चौड़ाई हो जाती है उसकी, तो उसका फ्लो अपने आप डाउन हो जाता है। बांगर वो क्षेत्र है जहां पर जैसे सपोज दैट ये नदी चल रही है ना, बांगर वो क्षेत्र है जहां पर नदी का पानी हर वर्ष नहीं आ पाता, जहां पर नदी हर वर्ष जलोढ़ नहीं ला पाती, तो ये उपजाऊ थोड़ा कम रहता है बांगर वाला क्षेत्र। यानी कि अपन ऐसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर नदी बह रही है इतने वाले क्षेत्र में, है ना, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं थाला, थाला क्षेत्र, जो सबसे निचला भाग होता है नदी का। यहाँ पर नदी हर बार तो पानी नहीं ला पाएगी, तो हर बार जलोढ़ भी नहीं आएंगे क्योंकि जलोढ़ भी आते हैं तो पानी के साथ ही आते हैं, तो यहाँ पर 2-4 साल में आ पाते हैं जलोढ़। जब नदी में बाढ़ आएगी तो अपने साथ पानी लाएगी, पानी का स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पर जलोढ़ आ जाएंगे, तो यहाँ की मृदा उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं खादर। खादर वाला क्षेत्र में तो हर साल जलोढ़ आते हैं, नमी महीन मृदा, है ना, महीन मृदा, प्रतिवर्ष जलोढ़, प्रतिवर्ष जलोढ़, उपजाऊ मृदा, तो यहाँ पर फसल भी अच्छी होगी। और ये वाला क्षेत्र है यानी कि बांगर, तो बांगर में कम उपजाऊ मृदा, कम उपजाऊ, है ना, 2-4 साल में यहाँ पर जलोढ़ आ पाते हैं, महीन मिट्टी नहीं होती है कंपेयर टू खादर, कम उपजाऊ, कंकड़दार मिट्टी, कंकड़दार मिट्टी, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो हम लिख सकते हैं 100 शब्द उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान, उच्चावच के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। सबसे ऊंचा वाला भाग है भाबर, उसके बाद है तराई, उसके बाद है बांगर, उसके बाद है खादर। भाबर वाले क्षेत्र में नदियां प्रायः लुप्त हो जाती है, ये चट्टानी भाग से गुजरती हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कृषि योग्य क्षेत्र भी नहीं होता है, यहाँ पर जनसंख्या भी निवास नहीं करती है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके बाद आता है तराई। तराई वाले क्षेत्र में नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, पुनः अपने रूप में आ जाती हैं, ये लेकिन ये वाला क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर भी रहने योग्य क्षेत्र नहीं होता है, कृषि भी नहीं होती है, ठीक है। मच्छर वच्छर अच्छे खासे होते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र है
बांगर, उसके बाद है खादर। बांगर वाले क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ पर जलोढ़ तो होता है लेकिन नवीन जलोढ़ नहीं होता। खादर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हर साल जलोढ़ आता है, कृषि अच्छी होती है, मृदा उपजाऊ होती है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है। तो इस आधार पर हमने 2 मिनट में रिवीजन भी कर लिया। तो उच्चावच के आधार पर हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण देखा। जब हम नेक्स्ट क्लास होगी या फिर तो उसमें ये रेगुलर चलेगा, एक एक बारीकियों की पढ़ेंगे, राइट डाउन करेंगे। अभी तो हम इसका केवल रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत को किस प्रकार से पढ़ना है, भारत की जो ज्योग्राफी है उसको किस प्रकार से हम आसानी से पढ़ सकते हैं, चित्रों के द्वारा, मैपिंग के द्वारा किस प्रकार से वर्गीकरण को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमको देखना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण। ये हो गया हमारा। अरे तो प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक मतलब प्रदेश यानी कि क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र के आधार पर कैसे बांटा गया। उच्चावच के आधार पर हमने देख लिया, यानी कि ऊपर से नीचे, ऊंचाई के आधार पर। अब इसमें तराई, भाबर, बांगर, खादर आ जाए तो हम लगा ले सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्या होगा, किसकी ऊंचाई सर्वाधिक होगी, किसकी ऊंचाई कम होगी, कौन सर्वाधिक जलोढ़ होगा, कौन सर्वाधिक उपजाऊ होगा, किसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, है ना, कौन कृषि योग्य नहीं होगा, कौन कृषि योग्य होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भाबर, बांगर, खादर से। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा देखते हैं इसका वर्ग। तो प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 जो भाग है वो है सतलज का मैदान। सतलज का मैदान, है ना, यानी कि ये हमारा भारत है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो है उत्तर का विशाल मैदान। इसमें ये पश्चिमी वाला भाग है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, ये वाला है सतलज का मैदान। उसके बाद का जो क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वो वाला क्षेत्र है गंगा यमुना का मैदान, है ना। तो नंबर 2 पर आता है प्रादेशिक आधार पर, वो है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। जो नंबर 3 पर आता है वो है इधर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथा क्षेत्र आता है इधर, छोटा सा क्षेत्र है, वो आता है मरुभूमि, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान की मरुभूमि। अब सतलज का मैदान है, सतलज का मैदान आता है पंजाब, हरियाणा, है ना। इसके क्षेत्र लिख देंगे अपन। इसमें एक डैम भी पड़ता है भाखड़ा नागल डैम। ये हम अपनी स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया है तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो शब्दों का खेल है। तो शब्द कम करना है या ज़्यादा करना है वो हम कर सकते हैं। भाखड़ा नागल डैम है, और बड़ा करना तो इसके बारे में भी लिख दीजिए 2-4 लाइन। भाखड़ा नागल डैम से भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पानी मिलता है ना, काफ़ी बड़ा डैम है। तो इसका ये है जो सतलज नदी पर बना हुआ है। इसके बाद गंगा का मैदान आता है। तो गंगा का मैदान का क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। तो इसकी तो अपन बात कर चुके हैं पहले भी। उच्चावच के आधार पर जब हम बात कर रहे थे बागर, भांगर, तराई, भाबर की, तो उसमें भी हमने देखा था ये वाला क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है। हम यहाँ पे लिख देते हैं काफ़ी उपजाऊ, यानी कि
कृषि योग्य, कृषि योग्य, उपजाऊ, अधिक जनघनत्व, है ना, निवास योग्य, रिहायशी इलाका। तो ये सारी चीज़ें गंगा यमुना के मैदान में आ जाएंगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र आता है असम में। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम के अंतर्गत आता है ना। तो असम यानी कि इसकी अपन सहायक नदियों का जिक्र कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को बढ़ाना है, आंसर को बढ़ाना है। तो संकोश है, तीस्ता है ना, मेघना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, 11 नंबर के हिसाब से भी हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की मरुभूमि, तो इसमें हम देखते हैं राजस्थान है पहला। तो ये भी भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन हम भारत को ही पढ़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान से हमें नहीं देखना है, हमें तो भारत के संदर्भ में बात करनी है ना। तो भारत, राजस्थान, तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 52 से 53 डिग्री तक मिलता है। तो सीधी सी बात है, जब इतना तापमान होगा तो यहाँ पर जो घनत्व होगा वो बहुत ही कम होगा, भूमि भी उपजाऊ नहीं होगी, बारिश भी नहीं होती है इस साइड। तो ये सारी चीज़ें हैं राजस्थान की मरुभूमि के संबंध में। तो हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को पहले 2 भागों में बांटा। उन 2 भागों के 4 सब पार्ट थे, यानी कि 2 भाग थे उच्चावच के आधार पर और दूसरा था प्रादेशिक आधार पर। उच्चावच के आधार पर हमने देखा कि भाबर, बांगर, तराई, खादर, इन 4 भागों के आधार पर बांटा गया था। उसके बाद प्रादेशिक आधार पर देखा, उसमें सतलज का मैदान, गंगा जमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान की मरुभूमि, इनके बारे में हमने देखा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान पर हम लगभग 200 शब्दों को लिखने की स्थिति में आ गए हैं या नहीं, ये बताइए पहले तो इस तरह से हम गंगा के विशाल, उत्तर भारत के विशाल मैदान को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देख सकते हैं, हमने जनरल बातें देख ही ली थी उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो एक बार 2 मिनट में रिकैप देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो रिकैप 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले शुरू से। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भारत को, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भौगोलिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांट के देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने भारत के 5 विभाजन किए थे। 5 विभाजन कौन कौन से किए थे? सबसे पहले किया था उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत हमने देखा हिमालय एंड ट्रांस हिमालय, हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने देखा था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी हैं, वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था हिमालय। तो हिमालय के अंतर्गत हमने हिमालय का विस्तार, हिमालय का क्षेत्रफल, हिमालय की लंबाई, हिमालय की सामान्य जानकारी, हिमालय किन किन भागों में पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं हिमालय के बारे में। उसके बाद हमने देखा हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू, मसालू, मकालू, ये सारी चोटियाँ किस किस क्षेत्र में पड़ती हैं। हालांकि हम डीप में नहीं गए थे इनके बारे में, क्योंकि डीप में तो जा नहीं सकते, अब अगले लेक्चर में ही जाएंगे। तो अभी तो रिकअप देख रहे हैं 2 मिनट में। इसके बाद हमने देखा था नंबर 2, अच्छा, इसके बाद हमने नंबर 2 पर देखा था उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को हमने 2 भागों में बांटा था, प्रादेशिक आधार पर और उच्चावच के आधार पर, जिसमें हमने 4 भाग किए थे प्रत्येक के। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नंबर 3 पर प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम देखना है कल। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के बाद आता है तटवर्ती मैदान, यानी कि पश्चिमी तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, है ना, उत्तरी सरकार, दक्षिणी सरकार, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, रॉयल सीमा तट, कोरोमंडल तट, कन्नड़ तट, कनारा तट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे।
इसके बाद जो पांचवा भाग है, अच्छा चौथा मैं लिख देता हूँ, चौथा है तटवर्ती भाग, तटवर्ती क्षेत्र, जिसके अंदर तटीय मैदान आते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया, तटवर्ती मैदान, पूर्वी तट एंड पश्चिमी, है ना। पूर्वी में आ जाएगा अपना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड पश्चिमी तट में आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन इसमें आ जाएंगी पश्चिमी में। उसके बाद पांचवा जो आता है वो आता है द्वीपीय भारत। द्वीपीय, द्वीप का मतलब है कि ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से भरा हो, बट ये छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे लद्दाख कौन है इधर पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में, यानी कि अरब सागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान निकोबार, अंडमान। ये दो द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में आता है, ठीक है। जैसे द्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, और इसी में महा लग जाता है तो ये बड़े बड़े द्वीप हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, तो ये महाद्वीप हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कल देखेंगे। आज हमने दो चीज़ें देखी, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। पढ़ते रहिए, तब तक इनका रिवीजन कीजिए। कल जब मिलते हैं अपन, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।